सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया फिर से दो भागों में बंट चुकी थी। लेकिन इस बार ये जंग कोई दो साधारण देशों के बीच नहीं थी, बल्कि दो महाशक्तियों के बीच थी। क्योंकि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए था, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों देशों के बीच हुए आपसी तनाव व टकराव को हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस युद्ध को शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं थी, और अगर इन दोनों में युद्ध हो जाता तो दोनों देशों को इतना ज़्यादा नुकसान होता कि उनमें से विजेता कौन है यह जानना असंभव हो जाता। तो इसी डर से दोनों ही देशों ने एक दूसरे से कभी डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, लेकिन गर्मा गर्मी इतनी बढ़ जाती कि कई बार ऐसा लगता कि युद्ध तो होके ही रहेगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। यानी इतना तनाव होने के बावजूद भी इन दोनों देशों ने कभी भी एक दूसरे पे एक गोली भी नहीं चलाई, इसलिए इसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहा जाता है। लेकिन इससे एक बात समझ में आती है कि जब भी कोई दो बड़े न्यूक्लियर पावर देशों के बीच तनाव होता है, तो उन दोनों देशों में युद्ध की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, और दोनों ही देश ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो चलो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के पीछे के कारण क्या थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण तो विरोधी विचारधाराएं थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया में दो सबसे ताकतवर देशों के रूप में उभर कर सामने आए थे। अब हालांकि ये दोनों देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ही साथ यानी मित्र देश बनकर लड़े थे, लेकिन दोनों ही देशों की विचारधाराएं अलग अलग थी। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि एक लोकतांत्रिक देश था और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी थी, तो अमेरिका यह चाहता था कि दुनिया में कैपिटलिज्म फैले। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए देश बन रहे थे वो लोकतंत्र को अपनाए। वही यूएसएसआर, जो कि दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश था, वो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को फैलाना चाहता था। और आपको यह पता ही होगा कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों ही एकदम विरोधी विचारधाराएं हैं। तो ये तो था पहला कारण। अब कोल्ड वॉर का दूसरा कारण था कि ये दो महाशक्तियां अपनी अपनी बॉर्डर की बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने एलाइज बनाना चाहते थे। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई देश या तो आज़ाद हुए थे या तो नए बने थे। तो ये दोनों महाशक्तियाँ इन नए आज़ाद हुए देशों को अपने अपने ग्रुप में मिलाना चाहते थे, यानी अपने एलाइज बनाना चाहते थे। भारत भी इनमें से एक था, जिसे 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन भारत ने किसी की भी साइड लेने से मना कर दिया और वो खुद अपने बनाए गए कानून और नियमों से चलना चाहता था। अब तीसरा कारण ये था कि दोनों देशों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ आपसी शिकायतें थी, और दोनों देश एक दूसरे पे कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूएसएसआर को अमेरिका से क्या शिकायतें थी। तो पहली शिकायत यूएसएसआर को अमेरिका से यह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की सेना यूएसएसआर के अंदर घुस चुकी थी, तो यूएसएसआर ने मित्र देशों यानी अमेरिका, फ्रांस व ब्रिटेन से सहायता मांगी थी, लेकिन यह सहायता उन्हें बड़ी देर से पहुंचाई गई। इस कारण यूएसएसआर के सबसे ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और उसे बहुत आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ा था। अब दूसरी शिकायत ये थी कि अमेरिका ने 1945 में जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे उनका रहस्य उसने गुप्त रखा था, और फिर जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया, तब जाके यूएसएसआर को न्यूक्लियर बॉम्ब का पता चला। उससे पहले यूएसएसआर को ये पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है जो इतनी ज़्यादा घातक और विनाशकारी हो सकती है, जबकि ब्रिटेन और कनाडा को अमेरिका ने इसकी जानकारी दे दी थी। तो अब यूएसएसआर को ऐसा लगने लगा कि अमेरिका ने उसके साथ धोखा किया है, और ये एक ऐसी मित्रता है जिसमें एक दूसरे पे जरा भी भरोसा नहीं है। अब यूएसएसआर को तीसरी शिकायत पोलैंड को लेकर थी। यूएसएसआर ये चाहता था
कि ईस्टर्न पोलैंड पर उसका कब्जा बना रहे, क्योंकि यूएसएसआर का कहना था कि जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर II में इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था, तब 1939 में ही यूएसएसआर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यूएसएसआर पोलैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इसका विरोध कर रहे थे। तो ये कुछ शिकायतें यूएसएसआर को अमेरिका से थी, और अब दूसरी तरफ अमेरिका को भी यूएसएसआर से कुछ शिकायत थी, जो आपसी मतभेद का कारण थी। तो अमेरिका का यूएसएसआर पर पहला आरोप यह था कि यूएसएसआर याल्टा समझौते का अनादर कर रहा है। दरअसल याल्टा सम्मेलन 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और यूएसएसआर के लीडर स्टालिन के बीच में हुआ था, और इन तीनों देशों ने आपस में कुछ समझौते किए थे, जिनमें यह तय हुआ था कि आगे जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार करना है और यूरोप का आगे का भविष्य कैसा होगा। और इस सम्मेलन में पोलैंड में स्वतंत्र इलेक्शन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद स्टालिन अपने वादे से मुकर गया और वहां पर अपनी कम्युनिस्ट सरकार को ही सहायता देने लगा। स्टालिन ने वहां पर अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के आने पर पाबंदी लगा दी और पोलैंड की दूसरी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उसने समझौते की शर्तों के खिलाफ हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और बल्गेरिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह याल्टा समझौते के विपरीत कार्य करके सोवियत यूनियन ने आपसी दुश्मनी को और बढ़ावा दिया। अमेरिका का यूएसएसआर पर दूसरा आरोप यह था कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में बार बार गलत तरीके से अपना वीटो प्रयोग करता था और हर प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा देता है। हालांकि यूएसएसआर ऐसा इसलिए करता था क्योंकि यूएन में अमेरिकन साइड के देशों का बहुमत ज़्यादा था और वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रस्ताव पास कराना चाहते थे। अब कोल्ड वॉर के पीछे का आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण ट्रूमैन सिद्धांत को माना जाता है। दरअसल 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में साम्यवादी यानी कम्युनिज्म को दुनिया के लिए एक खतरा बताया गया और कम्युनिज्म को फैलने से रोकने की जरूरत को भी इम्पोर्टेंस दी गई। अब जबकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट देश था, इसलिए उसको यह सिद्धांत एक चुनौती की तरह लगा। तो कुछ लोग तो इस सिद्धांत को यानी 12 मार्च 1947 को ही शीत युद्ध का आरंभ मानते हैं। अमेरिका का यूएसएसआर पर एक और आरोप यह था कि यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी गलत है। दरअसल 1948 में यूएसएसआर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन और वेस्ट जर्मनी की तरफ जाने वाली सभी रेल लाइनें, सड़कें तथा जल यातायात के मार्ग बंद कर दिए थे, जिसे बर्लिन नाकेबंदी कहा जाता है। असल में हुआ यह था कि जर्मनी के सरेंडर कर देने के बाद एलाइड कंट्रीज ने जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें सोवियत ने ईस्टर्न पार्ट को ऑक्यूपाई किया, ब्रिटेन ने नॉर्थ वेस्ट, फ्रांस ने साउथ वेस्ट और यूएसए ने साउथर्न पार्ट को ऑक्यूपाई किया। जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी के फ्यूचर को लेकर सोवियत की सोच में और बाकी तीनों कंट्रीज की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि जर्मनी पिछले 30 सालों में 2 बार यूएसएसआर पर हमला कर चुका था। इसलिए अब स्टालिन चाहता था कि जर्मनी दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग नेशन ना बन पाए। स्टालिन चाहता था कि जर्मनी हमेशा गरीब रहे, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहे, ताकि दोबारा से वो यूएसएसआर पर किसी तरह का हमला ना कर पाए। वही यूएसए और ब्रिटेन की सोच जर्मनी को लेकर इससे बिल्कुल अलग थी। उनका ये मानना था कि वर्ल्ड वॉर I और ग्रेट डिप्रेशन के कारण जर्मनी में जिस तरह के जो हालात बने, उन्हीं हालातों ने ही हिटलर और नाजी पार्टी को जन्म दिया था। इसलिए यूएसए और ब्रिटेन का यह मानना था कि अब जर्मनी को एक आज़ाद और प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक देश बना देना चाहिए। अब इतने अलग अलग विचारधाराओं के साथ ईस्ट और वेस्ट एक साथ काम कर पाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एलाइड फोर्स ने बर्लिन पर जो बॉम्बिंग की थी, उसके कारण बर्लिन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे
और खाने के लिए खाना नहीं था, और जर्मन करेंसी की वैल्यू भी इतनी कम हो चुकी थी कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी इतने सारे रुपये देने पड़ते थे, तब जाके एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। फिर एलाइड कंट्रीज ने जर्मन करेंसी को रिफॉर्म करने की भी कोशिश की, पर सोवियत यूनियन ने इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट छाप दिए कि करेंसी को रिफॉर्म करने का ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। फिर 1948 में वेस्टर्न अलायंस ने स्टालिन को बिना बताए एक मीटिंग की और एक वेस्टर्न जर्मन स्टेट बनाने की बात की। 1948 में ही वेस्टर्न अलायंस ने डच मार्क नाम से एक नई करेंसी भी रिलीज की। वेस्टर्न अलायंस की इन्हीं एक्शन के कारण स्टालिन को आइसोलेटेड फील होने लगा और 23 जून को बर्लिन के रोड्स और रेलवेज को उसने ब्लॉक कर दिया। ये वो रास्ते थे जिनका इस्तेमाल वेस्टर्न अलायंस करते थे वेस्टर्न बर्लिन तक सप्लाई पहुंचाने के लिए। बर्लिन सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाले पावर स्टेशन भी वेस्ट बर्लिन में ही थे। इसका फायदा उठाकर सोवियत यूनियन ने पूरे बर्लिन शहर की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया। स्टालिन ने सोचा कि ऐसे ब्लॉकेड से परेशान होकर वेस्टर्न एलिस पूरे बर्लिन को सोवियत के कंट्रोल में दे देंगे, और अगर बर्लिन पूरी तरह से सोवियत के कंट्रोल में आ जाता है तो धीरे धीरे पूरा जर्मनी भी सोवियत के कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा स्टालिन ने सोचा। लेकिन ट्रूमैन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। बर्लिन तक सप्लाई पहुंचाने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने लगे, क्योंकि सारे लैंड रूट्स ब्लॉक हो चुके थे और वहां से फोर्सफुली जाने की कोशिश करना एक एक्ट ऑफ वॉर होता। इस वक्त कोई भी कंट्री वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहती थी, तो दूसरा तरीका बस ये रह जाता है कि सप्लाई को एयर के थ्रू वेस्ट बर्लिन तक पहुंचाया जाए। एयर में कोई ब्लॉकेड भी नहीं है, और अगर सप्लाई को ले जा रही प्लेन्स को सोवियत ट्रूप्स ने शूट किया तो वो सोवियत की तरफ से एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, और ट्रूमैन को पता था कि ऐसा रिस्क सोवियट्स भी नहीं लेंगे। और इस तरह से बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू हो जाता है और यूएसए प्लेन्स के थ्रू फूड, कोल और दूसरे रिसोर्सेज जर्मनी तक पहुंचाती है। वेस्ट जर्मन्स भी इस एयरलिफ्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वे इन प्लेन्स के लैंडिंग्स को आसान बनाने के लिए बर्लिन टेगल नाम का एक एयरपोर्ट भी बनाते हैं। सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन में भी लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर 11 महीने की एयरलिफ्ट के बाद फाइनली स्टालिन को रियलाइज होता है ये ब्लॉकेड उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रहा था जैसा उसने सोचा था, और 12 मई 1949 को स्टालिन इस ब्लॉकेड को ख़त्म कर देता है। ब्लॉकेड के ख़त्म होने के 11 दिन बाद ही यानी 23 मई 1949 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का फॉर्मेशन होता है, जिसे वेस्ट जर्मनी के नाम से भी जानते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का फॉर्मेशन होता है, जिसे ईस्ट जर्मनी भी कहते हैं, और ईस्ट जर्मनी वाले भाग में सोवियत यूनियन का शासन था, वही वेस्ट जर्मनी पर एलाइड पावर्स का कंट्रोल था। इसलिए 1949 के अंत तक जर्मनी को 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया और दोनों एक दूसरे के शत्रु के रूप में खड़े हो गए, और अब आने वाले लगभग 40 सालों तक जर्मनी 2 अलग अलग राज्यों में बढ़ जाता है। उसके बाद 1947 में अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA का गठन किया, और CIA के जासूसों ने ईरान की अंदरूनी राजनीति में दखल देकर वहां की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया, और ये बात USSR को बहुत चुभी, क्योंकि ईरान पर सोवियत का कंट्रोल था। अब USSR के फैलते कम्युनिज्म को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज यानी ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने अमेरिका के साथ मिलकर नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। नाटो को बनाने का मकसद सोवियत यूनियन को रोकना था, और इस संगठन को 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों ने मिलकर बनाया था, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, लक्समबर्ग, हॉलैंड, पोर्टुगल और नॉर्वे शामिल थे। बाद में इसमें यूनान, तुर्की और वेस्ट जर्मनी भी शामिल हो गए। नाटो ने कोल्ड वॉर का वातावरण और गर्म कर दिया। एक के बाद एक चालें दोनों तरफ से चली जा रही थी, और इन्हीं सब के बीच अक्टूबर 1949 को एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। दरअसल चीन में कम्युनिस्टों ने क्रांति करके
चीन की सरकार को उखाड़ फेंका और माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीन एक कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी देश बन गया। अब सोवियत के घड़े में एक और कम्युनिस्ट देश जुड़ चुका था। यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका की आंखों में तीर की तरह चुभी। इस घटना के बाद कोल्ड वॉर का सेकेंड फेज शुरू होता है और इसमें घटी घटनाओं में कोरिया का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका अगर किसी भी वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है तो वह था कोरिया का युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद उसने कोरिया पर किए गए अपने कब्जे को छोड़ दिया था, लेकिन कोरिया को लेकर यूएसएसआर और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए और कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर कंट्रोल करता था और साउथ कोरिया को अमेरिका, जबकि साउथ कोरिया ने लोकतंत्र को अपनाया और अगस्त 1948 में खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। वहीं नॉर्थ कोरिया ने गणतंत्र को अपनाया, लेकिन वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था और उसके पहले लीडर का नाम था किम इल सुंग। ये किम इल सुंग आज के नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का दादा था। लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों के बीच के हालात बिगड़ने लगे और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था, इसलिए उसने साउथ कोरिया की मदद के लिए अपनी सेना भेजी और नॉर्थ कोरिया को पीछे धकेल दिया। अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, इसलिए चीन नॉर्थ कोरिया की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। यह लड़ाई काफ़ी लंबी चली। इसमें अमेरिका के करीब 1,30,000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए, जबकि 30 से 40 लाख कोरियाई सैनिक और नागरिक मारे गए। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा युद्ध था और ज़्यादा तबाही रोकने के लिए युद्ध विराम के लिए एक लंबी वार्ता चली और आखिरकार 1953 में युद्ध विराम की घोषणा हो गई और दोनों कोरियाई राज्य लड़ाई से पहले वाली स्थिति में पहुंच गए और अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नाम के दो देश बन गए। इस लड़ाई ने एक बार फिर पूंजीवादी और कम्युनिस्टों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया और फिर 1953 में ही इस आग में घी का काम करने वाली एक और घटना घटित हुई और अगस्त 1953 में यूएसएसआर ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया में अपने न्यूक्लियर पावर पर इतराने वाले अमेरिका को एक और झटका लगा, क्योंकि अब वो अकेला देश नहीं था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। दुनिया अब और डर में आ गई, क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका का तनाव सबको पता था। ऐसे में दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह था। दोनों महाशक्तियां अब अधिक से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस में लग गई और एक तरह की न्यूक्लियर कंपटीशन देखने को मिली। और एक समय यूएसएसआर और अमेरिका दोनों इस कंपटीशन में इतने आगे निकल गए कि उनके पास उस वक्त करीब 26,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे और यही देखा देखी में दोनों देश शिप्स में, एयरक्राफ्ट्स में, सबमरीन्स में और ऐसे ही अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने लगे थे। फिर आती है स्पेस में जाने की कंपटीशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही देश दुनिया के सुपर पावर बनने की कंपटीशन में लगे हुए थे। इन दोनों के बीच एक कंपटीशन शुरू हुआ था कि स्पेस में सबसे पहले सैटेलाइट कौन भेजता है, तो इसमें यूएसएसआर जीत गया, क्योंकि ईयर 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट यूएसएसआर ने भेजा था स्पेस में, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। फिर स्पेस में पहला इंसान कौन भेजता है, तो उसमें भी यूएसएसआर जीत गया, क्योंकि स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला इंसान यूएसएसआर का यूरी गैगरिन था, जो ईयर 1961 में स्पेस में गया था। फिर एनिमल में भी यूएसएसआर का लाइका नाम का कुत्ता पहली बार स्पेस में गया था, यानी यूएसएसआर इन सब में अमेरिका से बहुत आगे था। फिर अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए नाटो का जवाब देने के लिए यूएसएसआर ने 14 मई 1955 को वार्सो पैक्ट या वार्सो समझौता कर लिया। यूएसएसआर द्वारा किए गए इस वार्सो पैक्ट में ईस्टर्न यूरोप के समाजवादी देश शामिल थे, जिनका मकसद कैपिटलिज्म के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। और कुछ इस प्रकार एक बार फिर दुनिया दो भागों में बढ़ गई, एक तरफ सोवियत ब्लॉक तो दूसरी तरफ अमेरिका। दुनिया का दो भागों में बढ़ जाना
यानी बाइपोलर हो जाना नए बन रहे देशों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे और वे किसके साथ जाए और किसको सपोर्ट करे, ये उनके लिए एक प्रश्न बना हुआ था। यही से कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भी निकलकर सामने आया। कुछ नए आज़ाद हुए देश जो दोनों में से किसी से न जुड़कर खुद को बरकरार रखना चाहते थे, उन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। साधारण शब्दों में समझे तो गुटनिरपेक्षता का मतलब था कि हम किसी भी गुट की तरफ अपना झुकाव नहीं रखेंगे और बिना किसी भी गुट के दबाव में आए हम अपने फैसले निष्पक्ष तरीके से लेंगे। फिर इस घटना के बाद कोल्ड वॉर के दौरान जो सबसे बड़ी घटनाएं घटी, उनमें से एक था वियतनाम वॉर। अगर विस्तार से वियतनाम वॉर को समझे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस ने वियतनाम पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी। इस काम में ब्रिटेन ने और फिर बाद में अमेरिका ने उसे सहायता दी थी और फ्रांस के खिलाफ जो वियतनामी सेना लड़ रही थी उसे यूएसएसआर और चीन का सपोर्ट था, लेकिन ज़्यादातर वियतनाम की सेना अपने ही बलबूते पर लड़ रही थी, क्योंकि वियतनाम की सेना को वहाँ के लोगों का सपोर्ट था। और फिर 1954 आते आते वियतनाम की सेना ने फ्रांस को हरा दिया और 12,000 फ्रांसीसी सैनिकों को बंधक बना लिया। अमेरिका अभी तक सीधे तौर पर वियतनाम के युद्ध में नहीं कूदा था, लेकिन फ्रांस उस पर इस बात का दबाव बना रहा था कि वो युद्ध में शामिल हो। अमेरिका ने अब धीरे धीरे दक्षिण वियतनाम में अपने सैनिक भेजने शुरू किए और 1967 तक वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। वियतनाम में अमेरिका द्वारा लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में अमेरिका द्वारा लड़ी गई सबसे ज़्यादा जनता द्वारा नापसंद की गई लड़ाई थी। सारी दुनिया इस लड़ाई की निंदा कर रही थी। अमेरिकी सेना दक्षिण वियतनाम में प्रभावशाली थी और वह उत्तरी वियतनाम की सेना के खिलाफ लड़ रही थी। इस युद्ध में लाखों मासूम लोगों की जान गई और जब अंत में 1973 में अमेरिकी सेना युद्ध न जीत सकी तो उसे वियतनाम से भागना पड़ा। फिर 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच पेरिस में शांति समझौता हुआ और युद्ध विराम की घोषणा की गई। एक छोटे से देश द्वारा दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का हार जाना विश्व इतिहास की एक बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद जो अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी वह थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दरअसल क्यूबा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें एक कम्युनिस्ट सरकार थी और फिडेल कैस्ट्रो इस देश के राष्ट्रपति थे। कम्युनिस्ट देश होने के कारण क्यूबा का अलायंस यूएसएसआर से था, लेकिन यूएसएसआर को ये डर था कि अमेरिका क्यूबा पर हमला करके वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता पलट कर देगी। इसी कारण यूएसएसआर के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा में अपना आर्मी बेस बनाने का फैसला किया और 1962 में क्यूबा की सहमति पर यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दी। अमेरिका को इसकी भनक देर से लगी, लेकिन तब तक लगभग पूरा अमेरिका इन मिसाइलों के दायरे में आ चुका था। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि क्यूबा की ओर जाने वाले यूएसएसआर के जहाज़ों को अमेरिकी जहाज़ों द्वारा रोक लिया जाए। अब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गए और पूरी दुनिया को लगा कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस थे। इसलिए यह युद्ध कोई आम युद्ध ना होता। इसलिए दोनों सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला लिया और पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। इस घटना के बाद कोल्ड वॉर में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी और दोनों देशों ने आपस में कुछ समझौते भी किए, जैसे 1968 में एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए गए। इस ट्रीटी का मकसद था न्यूक्लियर वेपन्स और उसकी टेक्नोलॉजी को फैलने से रोका जाए और एक पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया जाए। इसी बीच 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी यूएसएसआर दूसरे देशों के तुलना में इस युद्ध में न्यूट्रल रहा और ताशकंद में दोनों देशों को बुलाकर युद्ध को खत्म करवाया। लेकिन ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई।
इसके बाद 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नामक एक नया देश बना। इस युद्ध में भी शीत युद्ध का असर देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका ने जहां पाकिस्तान का साथ दिया था तो यूएसएसआर ने भारत का। फिर 1979 के अंत में एक बार फिर हालात थोड़े बिगड़े, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की कि यूएसएसआर की कम्युनिस्ट सरकार दुनिया के बाकी कम्युनिस्ट देशों को सपोर्ट करती थी। ऐसे में अफगानिस्तान भी एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन अफगानिस्तान में एक ग्रुप था मुजाहिदीन, जो अफगान कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो गया और उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। ये देखकर यूएसएसआर भी अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने के लिए युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध 1979 में शुरू हुआ था, जिसमें एक तरफ मुजाहिदीन थे और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और यूएसएसआर की कम्युनिस्ट सरकार थी। यह युद्ध 10 साल तक चला और 1989 में खत्म हुआ, लेकिन इस युद्ध में यूएसएसआर के करीब 15,000 सैनिक शहीद हो गए और करीब 50,000 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस कारण यूएसएसआर की जो इमेज थी दुनिया के सामने कि यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी आर्मी है, फिर भी मुजाहिदीन जैसे एक छोटे से ग्रुप को भी नहीं हरा पाया, मतलब इस युद्ध से यूएसएसआर की इमेज बहुत खराब हुई थी। इसके बाद 1989 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन दीवार को गिरा दिया गया। दरअसल इस बर्लिन दीवार को 13 अगस्त 1961 को जर्मनी की कम्युनिस्ट सरकार ने बनवाया था और ईस्ट जर्मनी पर यूएसएसआर का कंट्रोल था, तो वहीं वेस्ट जर्मनी वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के कंट्रोल में थी। वेस्ट जर्मनी ज़्यादा डेवलप था, इसलिए ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेट कर रहे थे। एक ही देश को दो भागों में बांटने वाली यह दीवार एक तरह से कोल्ड वॉर का सिंबल बनी हुई थी। आखिरकार जर्मन लोगों ने 1989 में इस दीवार को गिरा दिया और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी फिर से एक हो गए, यानी जर्मनी का एकीकरण हो गया। और उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका का और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि यूरोप के कई देशों में अब कम्युनिस्ट सरकार गिर गई है। अब ईस्टर्न यूरोप के कई देश आज़ाद हो गए थे और यूरोप के जो देश आज़ाद हुए थे उन्हें देखकर यूएसएसआर में जो 15 देश थे उनमें भी अलग देश बनने की मांग उठने लगी। और इसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन के विभाजन के साथ ही कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। अब 1991 आते आते यूएसएसआर अब आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। कोल्ड वॉर के दौरान चली हथियारों की होड़ व अंतरिक्ष की होड़ यूएसएसआर के सारे रिसोर्सेज को खा गई थी। उधर 1979 से 1989 तक चले सोवियत अफगान वॉर ने सोवियत संघ को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया था और 1991 में सोवियत यूनियन के विभाजन को ही विद्वान लोग कोल्ड वॉर का अंत मानते हैं। हालांकि मई 2000 में जब से पुतिन रशिया के राष्ट्रपति बने हैं, रशिया की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है और रशिया फिर से आर्थिक वृद्धि की तरफ गति पकड़ रहा है। अगर पुतिन के द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि रशिया कभी कोल्ड वॉर नहीं हारा, क्योंकि कोल्ड वॉर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। यानी अगर पुतिन की माने तो कोल्ड वॉर आज भी अमेरिका और रशिया के बीच चल रहा है। और अगर हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो इस स्टेटमेंट को नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।